हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी। मदन दिलावर जी से हम जानेंगे शिक्षा नीति के बारे में। साथ ही मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आज के इस युग में ऐसे प्रेरणा स्रोत मंत्री ये हैं, और साथ ही जब इनका राजनीतिक प्रादुर्भाव हुआ वो भी एक आकस्मिक घटना थी उस समय की। आज के युवा इससे अनभिज्ञ हैं। मैं इनसे मंत्री जी से ये भी जानूंगा कि ये कहाँ से कहाँ के रहने वाले हैं, और साथ ही इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और किस तरह ये इनका रुख राजनीति की तरफ हुआ। आइए हम बात करते हैं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी। दिलावर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहब। आपने इतना कीमती समय हमारे चैनल के लिए निकाला, इसलिए आपको पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मंत्री जी, आप अपने जीवन परिचय के बारे में आज के युवाओं को बताएं, और एक प्रेरणा स्रोत के रूप में बच्चे आज के देखेंगे कि आप कहाँ से हैं और आपने किस तरह का संघर्ष अपने जीवन में देखा और किस तरह आप राजनीति के इस पड़ाव पर आए। वैसे दिनेश जी, मैं 12 जिले की अटरू तहसील के मूलतः अरडाना गांव का हूं। मेरे पिताजी साधारण मजदूर, साधारण किसान थे, और मैं बहुत ही आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवार में पैदा हुआ हूं। जी। हम 7 भाई बहन थे। मेरे माताजी और पिताजी ने हमको आर्थिक दृष्टि से विषम परिस्थितियां होने के बावजूद भी जी सब भाइयों और बहनों को पढ़ाने का प्रयास किया, क्योंकि हम तो गरीब थे। तो बचपन में पढ़ने जाते थे, तब उसके साथ साथ भी समय बचता था, उसमें कभी बैल चराने जाते थे, कभी खेत की रखवाली करने जाते थे। थोड़े बड़े हुए तो हम फिर माँ जो गृहिणी थी, हम गरीब थे, तो जानवरों का विशेष गौ माता का गोबर इकट्ठा करके कंडे बनाते थे, घर में काम आते थे, वो कुछ बेच भी देते थे। ऐसा मेरा जीवन रहा है, और मैं उसी गांव के प्राथमिक विद्यालय पढ़ा हूं, जो सरकारी प्राथमिक विद्यालय था, अब सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो गया है। मैं धीरे धीरे जब फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो गर्मी की छुट्टियों में मजदूरी करने जाया करते थे। उस समय कुआं खोदने का बड़ा प्रचलन था किसानों का, तो कुआं खोदने जाते थे। उस समय हमको 1 रुपया या 1.25 रुपये रोज़ देते थे, हम उसमें काम करते थे। फिर हम वहाँ से क्योंकि हमारे विद्यालय में 9वीं तक क्लास नहीं थी, तो मैं अट्टू पढ़ने गए। अट्टू में मैं समाज कल्याण विभाग के छात्रावास में रह करके मैंने पढ़ाई की है, जिसमें सब गरीब बच्चे अनुसूचित जाति के रह करके पढ़ाई करते हैं। वहाँ से 11वीं कक्षा पास करने के बाद जब मेरा अंतिम पेपर था, मुझे ध्यान आ रहा है, शायद केमिस्ट्री का था, वो देने के बाद में संघ का काम करने के लिए निकल गया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम करने निकल गया, जो लगभग 4 वर्ष तक मैं पूर्णकालिक कार्यकर्ता रहा। सामान्यतः उसको प्रचारक भी कहते हैं, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं प्रचारक रहा, और मुझे शाहबाद तहसील का काम दिया गया है। मैंने उन दिनों में वहीं काम किया है। फिर संघ के, क्योंकि मेरी बचपन में शादी हो गई थी, तो संघ के अधिकारियों ने कहा कि भाई तुम्हारे पिताजी और ससुर जी हमको मिलने आए थे, तुम्हारी शादी हो गई है, इसलिए तुम घर जाओ और अपना गृहस्थी संभालो। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारियों का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि था। मैं घर आ गया। बाद में उन्होंने मेरी
जो 11वीं पास के कागज़ थे मंगाए और कहा कि अभी तुम पढ़ सकते हो, पढ़ने जाना चाहिए। तो मैंने अप्लाई किया और मेरा बीकानेर पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन हो गया। मैंने 3 वर्ष तक वहीं पढ़ाई करके पॉलिटेक्निक कॉलेज का, यानी जो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होता है मैकेनिकल का, वो वहाँ से पास किया मैंने। तो मेरा जीवन का सामान्य परिवार का है, गरीब परिवार से हूँ। और उसके बाद जब पढ़ कर के आ गया तो हमने, क्योंकि जब तक तो हमारे यहाँ गोणा कहते हैं उसको, जो पत्नी भी आ गई थी, तो अब गरीब थे तो खर्चा तो कैसे चले, नौकरी ढूंढ रहे थे, नौकरी नहीं मिली। तो मैंने फिर साइकिल से गांव-गांव जाकर कपड़े बेचे, क्योंकि मेरा बड़ा भाई भी गांव में जाकर के साइकिल से कपड़े बेचता था। तो मैंने भी साइकिल के पीछे कपड़ों की गांठ बांधते थे और गांव-गांव जाकर के बेचते थे, आवाज़ लगाते थे, ले लो घाघरा, लुगड़ा, ब्लाउज का पीस, और ऐसे करके बेचा करते थे। बरसात के समय कुछ 2-3 साल बाद मुझे लगा कि साइकिल चलती नहीं है बरसात में, गांव में कीचड़ ज़्यादा होता है तो चलती नहीं है, तो कैसे होगा। तो ये निश्चित करके आया कि इस कोटा शहर में जाता हूँ और जो भी काम मिलेगा वहाँ मैं करूँगा। मैं यहाँ कोटा में आ गया, थर्मल पावर प्लांट के गेट पे जाके खड़ा हो गया। वहाँ के जो सुरक्षा अधिकारी थे उनका यहाँ खड़े नहीं होते हैं, तो मैं फिर भी खड़ा रहा। तो उन्होंने 2-3 बार कहा तो मैं नहीं माना, तो उन्होंने फिर मेरे को कहा तुम कहाँ क्यों हो। मैंने कि जी मैं अरडाना चरडाना गांव का रहने वाला हूँ और मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है और मुझे काम चाहिए। तो बोला चरडाना के तो माधोलाल जी हैं, मैं उनका बेटा हूँ। तो उन्होंने कहा चलो मैं यहाँ मैं बात करता हूँ एक प्राइवेट कंपनी में। तो उन्होंने मेरे को 450 रुपये महीने में वहाँ काम दिलाया। मैंने 2-2.5 साल तक 450 रुपये महीने में और वहाँ पर काम किया है। दुर्घटना ऐसी हुई एक बार कि एक लेबर ऑफिसर आए और वो हर महीने आकर के जिस कंपनी में मैं काम करता था उसके अधिकारी से 10,000 रुपये लेके चला जाता था। मैं कई बार देखता तो मुझे गुस्सा आता था, लेकिन एक दिन मेरे को ज़्यादा ही गुस्सा आ गया। तो मैंने उस अधिकारी को, जहाँ मेरा कमरा था, मेरे को वहाँ जो पोस्ट दी गई थी, पद नाम जो था वह मैकेनिकल इंजीनियर के नाम से, तो मैंने उसको बुलाया और कहा कि तुम 10,000 रुपये लेके आए हो, ये क्यों लेके आए हो? तुम्हारा काम तो मजदूरों की समस्याएं सुनना था, उनका समाधान करना था, तुमने ऐसा क्यों किया? तो पहले तो उसने अपनी रोब दो बताया, मैं लेबर ऑफिसर हूँ, आप समझते क्या है। तो मैंने उसको कुंडी लगा दी अंदर से और मैंने कहा जी अभी पैसे तो निकालना पड़ेगा, तुमको छोड़ूंगा तो नहीं। फिर वो मेरा रेजिडेंटल इंजीनियर था, वो आ गया और उसने कहा भाई खोलो, क्यों इनको बंद कर रखा है? मैंने कहा जी मैंने खोला, मैंने रिश्वत के पैसे लेकर के देते हैं आप इनको, और ये पैसे लेके चला जाता है, मजदूरों से पूछता था नहीं। उसी के सामने मैंने 10,000 रुपये की जेब से निकाल के और मजदूरों को बांट दिए कि जाओ ये तुम्हारा पैसा, इनका पैसा नहीं है। मुझे लगा कि ये नौकरी से निकालेगा मेरे, तो मैं वहीं रिजाइन करके आ गया कि मैं ऐसी कंपनी में काम नहीं करना चाहता हूँ। तो जब आ गया तो उसके मालिक जो रहते थे पंजाब में रहते थे, चंडीगढ़, उनको पता चला या किसी काम से आना हुआ होगा उनका 10-15 दिन बाद। उनका नाम सोन सिंह जी था, अच्छे मालिक थे कंपनी के। तो उनको सुना होगा भाई एक लड़का यहाँ था, वो कहाँ गया, क्योंकि 2 बार पहले भी आया था, तो उन्होंने मेरे को देखा था, वो कहाँ गया। बोला साहब वो तो नौकरी छोड़ गया। बोला कैसे छोड़ गया? तो किसी ने उनको अलग से कह दिया कि साहब यहाँ घटना हो गई थी ऐसी, और छोड़ गया। वो स्वयं मेरे घर आए, घर आकर कहा कि भाई दिलावर जी आपको हमारे काम करना पड़ेगा। मैंने कहा जी मैं काम नहीं कर सकता इसी जगह पर। तो उन्होंने सोचो 2-3 बार उन्होंने कहा, फिर 6 महीने तक मेरे को उन्होंने घर बैठे बैठे उनका तनख्वाह, मेरी वेतन भिजवाया, पर मैंने उनसे साफ मना कर दिया मैं काम नहीं कर सकता हूँ। तो फिर मैंने सिंगल फेस की आटा चक्की लगा करके अपना जीवन यापन किया। मैं तो घूमता रहता था, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयं संघ ने मुझे बजरंग दल का काम दिया था उस समय, ये बजरंग दल का काम करता था। और सिंगल फेस की आटा चक्की मेरी पत्नी चलाती थी। उससे जो भी 10, 20, 50, 100 रुपये आते थे, उससे हम घर का खर्चा चलाते थे। और इस प्रकार से हुआ।
संयोग था कि बदल के काम करते 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 मेरे परिवार के जो वरिष्ठ लोग हैं उन्होंने कहा कि तुमको राजनीति में जाना है। तो मैंने कहा जी मैं तो राजनीति में समझता भी नहीं हूँ, जानता भी नहीं हूँ। 2-3 महीने पहले कहा, फिर 2-3 महीने बाद कहा, तो मुझे लगा कि शायद ये बहुत ही गंभीरता से कर, मैंने उनको साफ मना कर दिया। तो उसके चुनाव होने वाले थे, वो टिकट लेके आ गए, ये टिकट है जाइए। अब टिकट तो मैंने पहली बार देखा कि ऐसा कोई टिकट होता है क्या, तो उसको लेके बैठ गया, बोला यही टिकट, इसको जाओ अटरू जमा कराओ। अटरू जब गया तो मेरे पास तो वहाँ जाके पता चला कि 125 रुपये जमा होते हैं निर्वाचन अधिकारी के पास, फॉर्म जमा कराते तब। हमारे पास पैसा ही नहीं था। हमारे एक मित्र थे परमेश्वर दाईमा जी, अटरू के रहने वाले थे, उन्होंने 2-5 लोगों से 10-10, 5-5 रुपये इकट्ठे करके गए। हम गए तो वहाँ पुलिस की भीड़ भाड़ थी। हम जाने लगे तो तहसील के हमको रोक दिया, बोला आप रुक जाइए, अभी मदन दिलावर जी आने वाले फार्म भरने, वो फार्म भरेंगे, जब आपसे बाद में बात करेंगे, अंदर जाने देंगे। मैं खड़ा रहा, थोड़ी देर बाद मैंने कहा जी मैं ही मदन दिलावर हूँ साहब, मुझे जाने दो, तो मुझे जाने दिया। तहसीलदार के चैम्बर के सामने जाके खड़ा हो गया तो वहाँ फिर पुलिस वालों ने रोक दिया, बोला आप अंदर नहीं जा सकते, अभी यहाँ जो चुनाव लड़ने वाले फार्म भरेंगे मदन दिलावर जी आने वाले हैं यहाँ। मैं थोड़ी देर फिर खड़ा रहा, फिर मैंने तहसीलदार से कहा कि तहसीलदार जी जोर देखे, क्योंकि दूर था गेट के यहाँ, तो मैं तहसीलदार जी मेरे को नहीं आने दे रहे, मेरा नाम मदन दिलावर है। तो मैं गया तो बोला मेरी बात नीचे से ऊपर तो 3 बार देखा उन्होंने, बोला टूटी चप्पल, फटा हुआ पजामा, ऐसा देख के बोला आप मदन दिलावर है? बोला हाँ जी मैं ही मदन दिलावर हूँ। बोला आप चुनाव लड़ेंगे? बोला हाँ जी मैं ही लड़ूंगा। बोला आप ही लड़ोगे? मैंने हाँ मैं ही लड़ूंगा। तो मतलब ऐसे करके हम राजनीति पे आ गए। जनता का आशीर्वाद था, भगवान की कृपा थी कि जनता ने चुन लिया हमको। मैं एमएलए बन गया। यहाँ से हमारी राजनीति की शुरुआत हुई है। दिलावर साहब, एक बहुत बड़ी घटना मेरे को स्मरण है, क्योंकि मैं भी उस समय आप लोगों के साथ, हम कॉलेज में थे तो देखते रहते थे। कोटा में एक ऐसी घटना हुई थी, एक सांप्रदायिक सद्भाव जो बिगड़ा था, उसमें उस समय आप बजरंग दल के एक पदाधिकारी थे। उस समय आपको मोहरा बनाकर और गिरफ्तारी भी आपकी हुई थी। तो उस समय शायद कुनाड़ी थाने से आपका जो पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया था एक बड़ी सभा में। उस समय आपका राजनीति का एक प्रादुर्भाव मानता हूँ मैं तो, क्योंकि उस समय एक नारा लगता था कि जेल के ताले टूटेंगे, मदन दिलावर छूटेंगे। क्या था सर वो वाकया, आप बताइए हमारे दर्शकों को। देखो, मैं बजरंग दल का प्रमुख था। अनंत चतुर्दशी जुलूस निकलता था उस समय। तो अनंत चतुर्दशी महोत्सव जो जुलूस था, उसमें मेरे को कहा गया कि आपको सुरक्षा का जिम्मा है जी। मैंने कहा भाई ठीक है। तो 2-3 दिन पहले ये जो जुलूस निकलने वाला था, 2-3 दिन पहले की बात है जी। तो मेरे पास कुछ पुलिस अधिकारी भी आए कि भाई आपको एसपी साहब बुलाते हैं। मैं एसपी साहब ने क्यों बुलाया मेरे को? बोला नहीं आपसे काम है। मैं समझ गया था। मैंने कहा ये वो सुरक्षा का जिम्मा मेरे को दिया, इसलिए शायद बुलाना चाहते। मैंने उनको कहा भाई मैं नहीं जाऊँगा जी, और मैंने साफ मना कर दिया। तो दोबारा उन्होंने कोई दूसरा अफसर भेजा जो मेरी जाति का था कि शायद इनके करीब से आ जाएंगे जी। उनका दिलावर जी आपको तो बुलाया है, आपको चलना पड़ेगा। मैं नहीं जाता हूँ। बोला यार मैं आपकी जाति का हूँ और एसपी साहब क्या मेरा गलत मैसेज आएगा? बोला इनकी बात भी नहीं मानते हुए। मैंने मेरी जाति की हुकूमत हो, इससे कोई मेरे अंतर नहीं आता है, पर मैं नहीं जाने वाला हूँ। अच्छा तो फिर हमको एक आश्वासन दीजिए कि जुलूस में आपकी तरफ से गड़बड़ नहीं होगा। मैंने कहा हमारी तरफ से गड़बड़ नहीं होगा, ये गारंटी है हमारी, लेकिन गड़बड़ किया तो हम भी छोड़ेंगे नहीं। जुलूस निकल रहा था शांति से, अनंत चतुर्दशी जुलूस के दिन कोटा में घंटाघर के सामने से कुछ इमारतों से पहले तो लकड़ी के बड़े टुकड़े आए, फिर पत्थर आए, फिर गोलियां चली, फिर बम चले और 4 लोग एट स्पॉट मर गए। हम मर गए तो भगदड़ मच गई, बहुत सारा नुकसान हुआ, काफ़ी लोग मरे बताए, ऐसा कहते मुझे तो संख्या ध्यान नहीं है। तो फिर मिलिट्री आ गई, मिलिट्री ने सारा कोटा संभाल लिया। मेरे ऊपर उन सब
जो वहाँ मारे गए उनका आरोप मेरे ऊपर लगाया गया। जी। फिर कमीशन बैठा, कमीशन ने मेरे को बताया कि नहीं मैं मेरा कोई अपराध नहीं, इसमें कोई मैं दोषी नहीं हूँ। पर इसके पहले मुझे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस घूम रही थी। तो मैं कहीं अज्ञातवास में चला गया। हाई कोर्ट ने मेरी अग्रिम जमानत ले ली। फिर अग्रिम जमानत करा के मैं आया, एक हमारे कार्यकर्ता को पुलिस पकड़ के ली कुनाड़ी थाना। तो मैं वहाँ गया कि थानेदार जी मुझे इनको क्यों पकड़ के लाए, हमारे कार्यकर्ता हैं। बोला आप भी बैठ जाइए। मेरे को ही बिठा दिया। आधे घंटे बाद मैंने थानेदार जी से, थानेदार जी मेरे को क्यों बिठाया बताइए तो सही। बोला आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। मैंने मुकदमा बताइए कौन सा है, क्योंकि मैंने तो कुछ किया नहीं। बोला आपने जब सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी उस दिन जुलूस निकाला था। हाँ। बोला उसमें आपने नारा लगाया था कि भारत मेरी रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। मैंने हाँ जी लगाया था। बोला आपने ये भी नारा लगाया था कि हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है। मैंने यहाँ लगाया था। ये आरोप आपके ऊपर है, 153 पे आपके ऊपर मुकदमा दर्ज है। क्योंकि उनको तो उस मुकदमे दर्ज मेरे को गिरफ्तार करना ही था, पर हाई कोर्ट से जमानत तो इसलिए नहीं कर सकते थे। दूसरे मुकदमे में मेरे को बिठा लिया और कहा गया कि अब तुम गिरफ्तार हो। मेरे को गिरफ्तार करने के बाद मैंने, इतनी मेरी उम्र हो गई है, पहली बार देखा कोटा 3 दिन तक लगातार बंद रहा। और ये लगातार नारे लगते रहे कि जेल के ताले टूटेंगे और मदन दिलावर छूटेंगे। माननीय सांसद महोदय बहुत लोकप्रिय रहे, दाऊद दयाल जी जोशी साहब। उन्होंने जनता का नेतृत्व करते हुए एक जुलूस भी निकाला, उसमें फिर बम चले। बिल्कुल। एक मेयर समाज के कार्यकर्ता थे, उनकी उसमें डेथ हुई। आखिरकार जेल से सरकार ने मुझे छोड़ा। वहीं से पता नहीं क्यों मन में आया होगा हमारे परिवार के लोगों के, जो संघ परिवार है, उनका कि आपको राजनीति में जाना चाहिए, और वहीं से शुरुआत हुई है। दिलावर साहब, आप एक सामान्य परिवार से, आपने संघर्षपूर्ण जीवन आपका दर्शकों को बताया। हमने जैसे जानकारी ली प्रशासन से, रोडवेज से, कि आप और एक पूर्व मंत्री राम गोपाल वर्मा, ये दो, या इससे पहले दाऊद दयाल जोशी या रघुवीर सिंह कौशल, ये राजस्थान रोडवेज बस में अपनी यात्रा करते थे और करते आए हैं। सबसे ज़्यादा आंकड़ा आपका माना जाता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज की जो वर्तमान राजनीति है उसमें कोई एमएलए बन जाता है तो कभी उसको रोडवेज की बस या किसी प्राइवेट बस में चढ़ने में एक शर्म सी महसूस होती है। आप मंत्री तो अभी कुछ समय बाद आप जब सरकार आई तब बने, उससे पहले भी यही आपकी परंपरा रही है। क्या संदेश देना चाहते हैं आप जनता को और या राजनीतिज्ञों को कि किस तरह मतलब एक राजनीतिक जीवन में सफ़र करना चाहिए एक प्रतिनिधि को, जनप्रतिनिधि को? देखो, कोई रोडवेज की बस में यात्रा करना अपराध नहीं है जी। नहीं रोडवेज की बस में यात्रा करने से कोई छोटा हो जाता है जी। उस समय हमारे पास जो वेतन था बहुत कम होता था जी। और इसलिए हम लगातार में रोडवेज की बसों में ही यात्रा करता था जी। मेरे 4 बार एमएलए रहने के बाद और 2 बार मंत्री रहने के बाद जी। भी मेरे पास कोई साधन नहीं था। एक साधन था तो मोटरसाइकिल थी, बिल्कुल, वह भी निवर्तमान जगत गुरु शंकराचार्य जी, माननीय सत्यमित्रानंद जी महाराज ने मुझे भेंट में दी थी जी। एक बार पूज्य सत्यमित्रानंद जी महाराज एक बार मोजी बाबा गुफा पधारे थे जी। उनका कोई प्रवचन हो रहा था, हम भी गए थे।
तो प्रवचन समाप्ति के बाद उन्होंने कहा जी कि दिलावर तुम एमएलए बन गए हो, कैसे यात्रा करते हो? मैंने कहा जी मैं तो रोडवेज के बस में जाता हूँ, वहाँ जाने के बाद ऑटो में वहाँ कार्यकर्ताओं से कह देता हूँ, तो कोई साइकिल से ले जाता है, कोई मोटरसाइकिल ले जाता है, और हम यात्रा करके प्रवास करके आ जाते हैं। बोला ऐसे नहीं चलता है। उन्होंने रातों रात शोरूम से एक राजदूत गाड़ी मंगाई और मेरे को चाबी से संभलाई और कहा कि इससे यात्रा किया करो। वही एक मेरे पास गाड़ी थी, पर दुर्भाग्य कहूँ सौभाग्य कहूँ पता नहीं, मैं जब गुमानपुरा से जा रहा था तिलेश्वर महादेव की तरफ, बीच में किसी गाड़ी ने टक्कर मारी होगी और मैं डिवाइडर पे गिरा और मैं यहाँ लगी और मैं कोमा में चला गया। कोमा में चला 7 दिन बाद मुझे ऐसा करते घर वाले होश आया। उसके बाद मुझे पता चला कि घटना क्या है। जिसने मेरे को वहाँ से उठाया, लोगों को सूचना दी, पुलिस की गाड़ी आ रही थी, पुलिस की गाड़ी उठा के मुझे हॉस्पिटल ले गई थी। ये थोड़ा सा था। दिलावर साहब, किसी की भी सरकार रही हो भाजपा की, जिसमें चाहे भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे वसुंधरा जी रहे हो, या वर्तमान में बजरलाल, आप हमेशा आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी का पद मिला, कैबिनेट मंत्री। तो जो भी सरकार होती है या जो पदाधिकारी होते हैं या जो संगठन के प्रभारी होते हैं, वो आपको हमेशा आगे रखते हैं। क्या मानना है आपका? ये उनका बड़प्पन है, उनकी मेहरबानी है, उनकी कृपा है। मैं तो क्योंकि बहुत सामान्य सा व्यक्ति हूँ, न तो कोई मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, न कोई मेरा परिवार बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ रहा है, न ही कोई मेरे पास पैसा है। लेकिन मेरे पर कृपा रही है उन लोगों की, जब भी मैं विधायक बना हूँ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब मैं मंत्री बना हूँ। माननीय भैरव सिंह जी शेखावत भी आपको सबसे अग्रिम पंक्ति के पायदान पे रखते थे, तो क्या आप भैरव सिंह जी से आपने प्रेरणा ली कि किस तरह राजनीति, क्योंकि उन्होंने भी संघर्ष के दिन देखे थे उस समय, और आप तो इंस्पायर हुए होंगे उससे, उनसे? देखो, ये सच है कि माननीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब राजस्थान की राजनीति में सबके प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। और मैंने ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के और उस समय के जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मैं क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, इसलिए मेरे को भी वहाँ से भी सीखने को मिला और राजनीति में आने के बाद माननीय भैरव सिंह जी से भी सीखने को मिला है। और उन्होंने मेरे को एक ही बात कही थी। एक बार ऐसे जब बैठे हुए थे, राज सिंह जी राठौड़ साहब भी थे, मैं भी था, 2-4 और लोग थे, वो उपराष्ट्रपति थे जब जयपुर पधारे थे, और मेरे को एक बात कही थी कि दिलावर, तुम जैसे हो वैसे रहना, जैसे तेरे को तुम जैसे चलते हो, बोलते हो, पहनते हो, तुम्हारा आचार विचार है, वैसे रहना, बनावटीपन मत लाना, और तुम्हारा ये तरीका जो ठीक है, तुम बहुत आगे बढ़ोगे, ऐसा उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था। और मैं स्वाभाविक रूप से मैंने आज तक उनकी बात आज भी मेरे कानों में गूंजती रहती है, और मैं उनकी बात को अक्सर से पालना करता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। दिलावर साहब, जब आप प्रथम बार विधानसभा पहुँचे और उस समय शायद राम मंदिर का मसला चरम पे था, उस समय आपने कुछ प्रतिज्ञाएं ली थी कि भाई मैं जब तक भगवान राम का मंदिर नहीं बनेगा तब तक मैं इन प्रतिज्ञाओं का पालन करूंगा। क्या थी वो प्रतिज्ञाएं, आप आज जनता के सामने बताएं। देखो, मेरी ये प्रतिज्ञाएं थी वो विधायक बनने के बाद नहीं थी, ये पहले से थी। जब मैं राजनीति में प्रवेश किया और जो फार्म भरने के गया, तब मैंने प्रतिज्ञा ली थी, क्योंकि भगवान राम के मंदिर बनने में बहुत रोड़े अटकाए जा रहे थे। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि हिंदुस्तान में भगवान राम का मंदिर बने उनकी जन्मभूमि पर। धारा 370 जो हमारे माथे पर कलंक था, देश के माथे पर कलंक था, वो नहीं हट पा रही थी। हम हमेशा नारा लगाते थे,
जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा है। बिल्कुल। लेकिन वास्तव में प्रैक्टिकल देखें तो वहाँ एक तरह से आतंकवादियों का कब्जा था, शासन था। तो मन में आया कि ये कब होगा। हालांकि मेरे को भी सच्ची कहूँ तो कल्पना नहीं थी कि जो मैं प्रतिज्ञा ले रहा हूँ ये मेरे जीते जी पूरा होगा। जी जी। और उस समय 2 प्रतिज्ञाएं की थी मैंने कि जब तक धारा 370 हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर से नहीं हट जाती है तब तक मैं धरती पर ही सोऊंगा, यानी आरामदायक बिस्तर का उपयोग नहीं करूंगा। तो मैं लगभग 30 साल और ज़मीन पर सोया हूँ। और दूसरी प्रतिज्ञा थी कि जब तक भगवान राम का मंदिर उनकी जन्मभूमि पर भव्य नहीं बन जाता और भगवान उसमें नहीं विराज जाते तब तक मैं माला नहीं पहनूंगा। लगातार मेरे संकल्प चले। कई बार मेरी परीक्षाएं लेने की कोशिश भी हुई। मुझे अभी भी कुछ 2-4 IAS अफसर बताते हैं कि दिलावर जी जब आप मंत्री बने तो हमने सोचा कि ये सर्किट हाउस में सोता है, जब ऊपर सोता है कि नीचे सोता है। कई बार हमने खिड़की से देखने की कोशिश की तो आप नीचे सोते मिले। आपने बड़ी ईमानदारी के साथ इसका पालन किया है। मैंने कहा जी मेरे को ऊपर किसी ने दबाव थोड़ी बनाया था कि आपको नीचे सोना है, वो मैंने मन से स्वीकार किया था। इसलिए अंदर हो बाहर हो कोई देखे कि न देखे उससे क्या लेना देना मेरा था। मेरा संकल्प था कि जब तक भगवान राम का मंदिर उनकी जन्मभूमि पर नहीं बन जाता तब तक माला नहीं पहनूंगा, और जब तक धारा 370 समाप्त नहीं होती तब तक मैं नीचे धरती पर सोऊंगा, आरामदायक बिस्तर का उपयोग नहीं करूंगा। और वो मेरा संकल्प जारी रहा और भगवान की कृपा रही मेरे ऊपर कि माननीय नरेंद्र जी मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए और उनके प्रयास और माननीय न्यायालय का आदेश ने धारा 370 भी समाप्त कर दी और भगवान राम का मंदिर भी बन गया है। अब तीसरा मेरा संकल्प है कि जब तक मथुरा में श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि पर उनका भव्य मंदिर नहीं बन जाता तब तक एक टाइम भोजन करूंगा और माला नहीं पहनूंगा। दिलावर साहब, आपकी प्रतिज्ञाएं बराबर धीरे धीरे पूरी होती जा रही है। हमारे दर्शकों को बताएं कितने साल बाद आपने माला पहनी थी? आप जोड़ लीजिए कि मैंने फरवरी 90 में संकल्प लिया था जी। तो अनुमानतः 34 साल हो गए। 34 साल बाद मैंने माला पहनी है और लगभग 30-31 साल बाद मैं बिस्तर पर सोया हूँ। जी। दिलावर साहब, आप जो भाजपा सरकार में 2 बार समाज कल्याण विभाग का आपने दायित्व रखा अपने पास। उस समय समाज के अंतिम पायदान तक जो वस्तुएं पहुंचनी चाहिए आपने पहुंचाई। क्या था समाज कल्याण विभाग का? किस तरह आपने इस 2 टर्म तक इस विभाग को संभाला और क्या जनता को दिया? देखो, समाज कल्याण विभाग जो आजकल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कहलाता है जी, ये सबके उत्थान और कल्याण की बात सोचता है। गरीब लोगों को के उत्थान की बात करता है। बच्चों के छात्रवृत्ति देने का काम करता था। गरीब बच्चों को छात्रावास में रख करके पढ़ाई का काम करता है। जैसे वृद्ध हैं, विधवा हैं, दिव्यांग हैं, ऐसे लोगों को पेंशन देता है। ऐसे अनेक प्रकार के काम ये विभाग करता है, जो अच्छा काम है। इसमें जो मंत्री मन से काम करता है जी, और ईमानदारी से काम करता है, और जो MLA इस डिपार्टमेंट की योजनाओं को के पीछे लग करके अपने विधानसभा क्षेत्र में काम करता है, उसको मेरा मानना है कोई हरा नहीं सकता है। दिलावर साहब, अब इसका नाम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हो गया है। मुझे एक बात जरूर कहूँगा, मैं वो छोटा था, कक्षा 1 या 2 में पढ़ता था, तो मेरे विद्यालय के सामने एक महाजन परिवार का मकान था। उनके 2 बेटे बेटी थे। दुर्भाग्य से उनकी माँ स्वर्गवासी हो गई। उनके पिताजी ने उनको बहुत अच्छी तरह से पाला पोसा
6 महीने बाद के पिताजी भी स्वर्गवासी हो गए। अब उनके रिश्तेदार उनको अपने घरों पे ले गए। उनकी संपत्तियों का क्या हुआ उसका वर्णन मैं यहाँ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एक दिन वो लड़का जब मैं बड़ा हो गया, 9वीं क्लास में पढ़ने लगा, तो मेरे पास आया। जब मैं समाज कल्याण के छात्रावास में रहता था, उसने कहा, मदन मुझे रोटी खानी है, भूख लगी है। वो बेहाल था, फटे हाल वगैरह वगैरह, बहुत दिनों बाद मिला था। तो हम क्या छोटे थे तो भूख लगती थी दोपहर में, तो रोटी छुपा के रखते थे, सुबह खाते थे जब छात्रावास में। तो मैंने वो रोटी उसको गर्म करके खिला दी, पानी पी लिया। पानी पीने के बाद उसने कहा, दिलावर मैं तो मरूंगा मैं तो हम तो छोटे थे। मैंने उनको कहा, यार फालतू बात मत क्या कर, तू कभी भूख लगे तो आ जाया कर, और रोटी भी छुपा के रखूँगा। लेकिन उसका दुर्भाग्य था और मेरा दुर्भाग्य था, 4 दिन बाद पट्टे के किनारे पड़ा हुआ मिला। अच्छा। उस समय तो कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन जब मंत्री बने मैं तो मुझे उस समय वो बात ध्यान आई कि ऐसे लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। तो मैंने मेरे अधिकारियों को सारी बात बताई और मैंने कहा, इस पर योजना बनाइए। मैं ऐसे लोगों को घर बैठे उनका लालन पालन करना चाहता हूँ, ताकि वो धन के अभाव में कोई उनका तिरस्कार नहीं करे, कोई उनकी उपेक्षा न करे, कोई ऐसा को भोजन न दे। तो हमने फिर पालनहार योजना के नाम से योजना को प्रारंभ किया, और आपको सुनकर खुशी होगी कि 7 लाख से ज़्यादा बच्चे आज उस योजना से राजस्थान में पल रहे हैं। ये मेरी खुद की बनाई योजना है। मेरी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थी, जो पहले कोटा की जिला कलेक्टर भी रही और बाद में चीफ सेक्रेटरी बनी, कुशल सिंह जी, वो जब प्लानिंग कमीशन की मीटिंग में जाती थी तो बहुत खुश होकर आती थी, मेरे पास आते तो जोर से बताती थी हल्ला करके, दिलावर जी आज मज़ा आ गया, बहुत खुश हूँ मैं। क्यों, बात क्या हो गई? बोला, वहाँ मेरे को बधाइयाँ मिलती है जाता हूँ तो। बोला, आपने बहुत अच्छी योजना बनाई है। लेकिन मैं उनको कहती हूँ उनको कि ये तो हमारे मंत्री जी बनाई, तो उनको विश्वास ही नहीं होता क्योंकि राजनेताओं के दिमाग में ऐसी कोई बात आ सकती है क्या। तो मैं उनको कैसे कहूँ, क्या नहीं कहूँ, लेकिन काम आपने किया और बधाइयाँ मुझे मिलती है। और मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि इस प्रकार की योजना कई नामों से हिंदुस्तान के सभी प्रांतों में लागू है, सभी प्रदेशों में लागू है। और कुछ लोगों ने मेरे को कहा है कि एशिया के लगभग सभी देशों में भी इस योजना को किसी न किसी नाम से लागू कर दिया है। बहुत खुशी की बात। दिलावर साहब, आपका जो संघर्ष है वो वास्तव में आज के इस समाज में एक प्रेरणा स्रोत माना जाता है, क्योंकि समाज के अंतिम पायदान तक आपने कई ऐसी योजनाएं दी जो आज भी लोग याद करते हैं। अब दिलावर साहब, वर्तमान में जो आपको शिक्षा मंत्री का दायित्व भजनलाल सरकार ने दिया है, ये बहुत बड़ा मतलब विभाग है। शायद इसमें जितने कर्मचारी, शिक्षक ये होंगे, शायद पहली बार आपने ऐसे इतने सारे कर्मचारियों को साथ रखा होगा। कई तरह की परेशानियां भी आती है, समझते हैं शिक्षा का क्षेत्र है, और आपकी पार्टी का हमेशा शिक्षा के प्रति एक नई सोच जागृत रहती है। दिलावर साहब, जब से आप मंत्री बने, आप घर में कितने घंटे सोते होंगे शायद हम नहीं जानते। जैसा देखते आप राजस्थान में भ्रमण करते, क्या देख रहे हो आप? मतलब राजस्थान में घूम के विद्यालयों की स्थिति की क्या समीक्षा कर रहे हो सर? देखो, ये शिक्षा विभाग है और शिक्षा विभाग में मेरे पूर्व के मंत्रियों ने भी बहुत काम किया है जी, और अच्छा काम किया है। और इसके कारण से आज हम देखते हैं कि ऐसे ही सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए बालक, कोई IAS ऑफिसर है, कोई मंत्री है, कोई साइंटिस्ट है, कोई प्रोफेसर है, कोई इंजीनियर है जी, सब है। लेकिन सुधार की निरंतर आवश्यकता रहती है। बिल्कुल। हमने कुछ इसमें जो सरकार ने पहले से नियम बनाए हुए हैं, पहले से आदेश निर्देश जारी किए हुए हैं, उनकी पालना कराने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने देखा कि विद्यालयों के समय में जी,
लोग विद्यालयों का में से गायब हो जाते हैं। ये कह के गायब हो जाते हैं कि मुझे भैरू जी की पूजा करने जाना है, मुझे बालाजी की पूजा करना जाना है, मुझे नमाज पढ़ने जाना है। तो मैं माननीय गुरुजनों से, सम्मानित शिक्षकों से निवेदन किया है, आग्रह किया है कि आप स्कूल के समय में इस प्रकार के कार्यों के लिए स्कूल नहीं छोड़ेंगे। हाँ, मेरी फिर भी विनम्र प्रार्थना है आपके चैनल के माध्यम से कि वह भैरू जी, बालाजी की पूजा करने के नाम पर या नमाज पढ़ने के नाम पर विद्यालय समय में से विद्यालय नहीं छोड़े, नहीं तो उनकी अनुपस्थिति मानी जाएगी। फिर भी नहीं माने जाएंगे तो निलंबित किया जाएगा। फिर भी नहीं मानेंगे तो सरकार के बनाए हुए नियमों के अंतर्गत उनको बर्खास्त भी किया जा सकता है। दिलावर साहब, आपने कुछ जो निर्णय ऐसे किए कि अचानक जहाँ गए निलंबित कर दिया मतलब शिक्षकों को, तो कई उसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर सामने खड़े हो जाते हैं। आप कर तो शिक्षा के प्रति अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन आज देखा इसमें राजनीति सामने आ जाती है। क्या मानते हैं सर आप? देखो, मैं कोई दुर्भावना से काम नहीं करता हूँ, न पूराग्रह से काम करता हूँ। और मैं प्रदेश के शिक्षकों का बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। और इसी प्रकार से जो हमारे छात्र हैं वो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। मुझे दोनों का संरक्षण करने का दायित्व है। लेकिन मेरे जो पहला काम मेरा जो है छात्रों का हित है, छात्रों को अच्छी शिक्षा मिले, ये मेरा काम है। दूसरा काम है कि हमारे परिवार के जो लोग इसमें अध्यापन का काम करवाते हैं, इसमें शिक्षक कर सकते हैं, उनके भी कोई सुख दुख होगा तो मुझे काम आना मेरा दायित्व बनता है। और मैं बहुत श्रद्धा के साथ फिर गुरुजनों को नमन करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि अधिकांश हमारे गुरुजन बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ 0.001% कहूँ तो वो कुछ गलत हरकतें कर देते हैं, जिसके कारण से पूरा शिक्षक समाज बदनाम होता है। मुझे कष्ट होता है इस बात का। तो ऐसे जो लोग हैं जो अपने आप को शिक्षक कहते हैं, वो अपने छात्र छात्राओं के साथ ही दुष्कर्म करते हैं, गलत काम करते हैं, तो मुझे इस बात का कष्ट होता है। और ऐसे लोग जितने भी हैं उनको मैं सूचीबद्ध भी कर रहा हूँ। और मेरा विचार है, अभी मैं एक्सपर्ट से राय लूँगा कि ऐसे लोगों के पोस्टर बनाकर उन्हीं के गांव में, उन्हीं के क्षेत्र में लगाया जाए कि मैं बलात्कारी हूँ, मैंने हत्या की है, मैंने किसी के साथ छेड़खानी की है, और फिर उनकी संपत्तियों की पहचान कर रहा हूँ। जो उनकी संपत्तियाँ हैं वो क्यों अवैध तो बनाए, अवैध अतिक्रमण करके तो नहीं बनाए, नियमों का पालन किया कि नहीं किया। यदि उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया होगा, मंजूरी नहीं ली होगी और अनियमितताएँ की होगी, तो ऐसे लोगों की संपत्तियां पहचान करके उन पर बुलडोजर चलाने का काम करेंगे। दिलावर साहब, आप पूरे राजस्थान में भ्रमण कर रहे हैं। आज आपका यहाँ प्रवास, कल वहाँ प्रवास, कल तीसरे उस जिले में प्रवास। तो स्कूलों की बिल्डिंग्स की क्या स्थिति है सर? और साथ ही स्टाफ जहाँ नहीं है उसके लिए आप क्या मतलब कर रहे हो? देखो, मैं इस राय का व्यक्ति हूँ कि हमारे पास जितना बड़ा बिस्तर हो उतने ही टांगों को फैलाना चाहिए। बिल्कुल सही है ना। हमारे पास यदि अध्यापकों की व्यवस्था नहीं है, भवन की व्यवस्था नहीं है, तो हमको नए विद्यालय नहीं खोलना चाहिए। हम सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए नए विद्यालय खोल देते हैं, लेकिन शिक्षक नहीं देते हैं, भवन नहीं है, तो बच्चों को कैसे शिक्षा मिलेगी? चाहिए कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाए तो फिर विद्यालय खोलो तो अच्छा रहेगा। इस कांग्रेस सरकार ने, जो पूर्ववर्ती सरकार थी, उसने बहुत सारे स्कूल खोल दिए। खोलना चाहिए, मैं इस बात का हामी हूँ, उस बात का पक्षधर हूँ, विद्यालय खोलना चाहिए, लेकिन उनके भवन की व्यवस्था भी करो और शिक्षकों की व्यवस्था भी करो। इन्होंने नहीं की, परंतु हम कोशिश करेंगे अब धीरे धीरे कि स्कूल कम खोलें और हम शिक्षकों की भर्ती ज़्यादा करें, ताकि जो गैप है मांग में और उपलब्धता में वो कम हो।
दिलावर साहब, राज्य में सरकारी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो इस खुल तो गए सर, अब इसमें कई में स्टाफ की कमी नहीं है, लेकिन आप अब शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान में, तो आपकी सोच क्या है इस विद्यालय के प्रति? देखो, मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, हमारे शिक्षा विभाग में बहुत अच्छे अच्छे अध्यापक हैं, सम्मानित अध्यापक हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो गड़बड़ करते हैं। तो मैंने ये कहा है कि कोई भी शिक्षक यदि आज पढ़ाना चाहता है तो उसको पढ़ करके आना पड़ेगा, बिल्कुल, ताकि ताकि वो ठीक ढंग से पढ़ा सके। कई अध्यापक पढ़ के नहीं आते हैं तो वो छात्रों के जवाबों का, कई छात्रों के का जो प्रश्न होते हैं उनका जवाब ठीक ढंग से नहीं दे पाते हैं। इसलिए मैंने सबसे रिक्वेस्ट की वो पढ़ कर के आए, और सभी शिक्षकों से मेरा ये भी आग्रह रहेगा कि अपने विद्यालयों को साफ सुथरा रखें। मैं देखता हूँ कई विद्यालय बहुत गंदे हैं, परिसर में पॉलीथीन ही पॉलीथीन हो रहा है, गंदगी पड़ी है, टॉयलेट साफ नहीं है, यानी शौचालय जिनको कहते हैं साफ नहीं है। मैं साफ सफाई पसंद आदमी हूँ, और माननीय नरेंद्र जी मोदी लगातार इस बात को निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं देशवासियों से कि हमारा देश साफ सुथरा चाहिए, क्योंकि माननीय नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे हैं। और माननीय भजन लाल जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरे को ये विभाग दिया है। तो मेरी ड्यूटी बनती है कि जो काम उन्होंने दिया उनको पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी के साथ करूँ। तो हमको साफ सफाई भी रखना पड़ेगा। जो साफ सफाई नहीं रखेगा, जो साफ सफाई पसंद अधिकारी कर्मचारी नहीं है, उनको एक बार तो हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि वह साफ सफाई रखें, और नहीं तो फिर जो सरकारी नियम कानून बने हैं उनकी पालना करवाएंगे, और जो नियमों में जो दंडित वर्णित है वो दंडित देने की हम कोशिश करेंगे। हमारे पास धन की कमी नहीं है। छोटी से छोटी ग्राम पंचायत में भी पंचायत राज विभाग के माध्यम से फाइनेंस कमीशन का पैसा होता है, जो कम से कम 8 लाख रुपए साल का उपलब्ध कराते हैं। अब छोटी से छोटी ग्राम पंचायत में 8 लाख रुपए में सफाई नहीं हो पाए, ये कहीं न कहीं गड़बड़ है। हमने निर्देश दे दिए हैं कि जितना पैसा फाइनेंस कमीशन का सफाई के लिए निश्चित है वो सफाई के लिए ही काम लेंगे, अन्यत्र काम लिया तो उनकी वेतन से वसूला जाएगा, इसमें कोई भी छूट नहीं मिलेगी। हमने ये निवेदन कर दिया है। एक बात मेरे और ध्यान आई, जब मैं पढ़ता था तब भी है, आज भी है, कि जब स्कूलों में हमारे प्रैक्टिकल परीक्षा लेने आते लोग, जिसको एग्जामिनर कहते हैं, वो एग्जामिनर जब आते हैं तो उसका बहुत स्वागत किया जाता है, माला पहनाई जाती है, बाजे से उसको लाया जाता है, फिर उसको पैसे धन गिफ्ट किया जाता है, और फिर धन को पहले बच्चों से इकट्ठा किया जाता है कि 200 रुपये 100 रुपये घर आप हर घर से लाओगे, फिर उसको दिया जाता है। ये एक तरह से बच्चों को अच्छे नंबर दिलाने की वहाँ का प्राचार्य रिश्वत देता है, जो ठीक नहीं है। मैंने कह दिया है, यदि ये कहीं मैंने अब देखा गया, सुना गया, और जांच में कहीं किसी की शिकायत के बाद जांच में पाया गया, तो हम जो पैसा देता उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, जो लेता उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, ये ठीक नहीं है। मंत्री दिलावर जी, पहले जब आप और हम पढ़े तो कक्षा 1 से 5 तक एक बाल साहित्य पाठ्यक्रम में शामिल होता था। उस पाठ्यक्रम से एक सीख मिलती थी, दादा दादी नाना नानी, उससे बच्चे का मानसिक स्तर भी उठता था, साथ ही संस्कृति का भाव भी उसमें जागृत होता था। आज मैंने कई साहित्यकारों से बात की और कई बाल साहित्य लिख भी रहे हैं। यदि इस बाल कविताओं को यदि पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए तो शायद आने वाली पीढ़ी इसे याद रखेगी। आपका क्या मानना है मंत्री? देखो, मैंने पहले ही कहा है कि शिक्षा में संस्कारों का समावेश होना जरूरी है, और शिक्षा में संस्कारों का समावेश करने के लिए हमको
हमारे महापुरुष जो हमारे जिनको हम आदर्श के रूप में देखते हैं, उनके बारे में जानकारी करना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। लेकिन ऐसा इतिहास भी न पढ़ें तो तोड़ मरोड़ कर हमें हीन भावना पैदा करने के लिए पढ़ाया जा रहा है। मैं पढ़ता था तब, आप भी पढ़े होंगे तब, आप नहीं पढ़ा होगा। एक किताब में पढ़ाया गया कि महाराणा प्रताप योद्धा हैं और अकबर महान है। पर मैंने कहीं ये भी पढ़ा कि अकबर तो मीना बाजार लगाता था, सुंदर लड़कियों को माँ बहन उठा के ले जाता था और दुराचार करता था। यानी अकबर आक्रमणकारी था, आक्रांता था और बलात्कारी था। तो ये कहने में कोई गलत नहीं है। और ऐसे लोगों को हमारे यहाँ महान पढ़ाओगे तो बच्चे क्या प्रेरणा लेंगे, छात्र क्या प्रेरणा लेंगे? ऐसी बातें जो तोड़ मरोड़ कर पढ़ाई जा रही वो ठीक नहीं है। अब तो मेरी जानकारी के अनुसार पाठ्यक्रमों में महाराणा प्रताप को अकबर नहीं पढ़ाया जा रहा। यदि कहीं ऐसा होगा भी और ध्यान में आएगा तो हम उन ऐसे अंशों को हम पाठ्यक्रम से हटाएं। दिलावर साहब, आप राज्य के शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन मूल आप कोटा से मतलब ताल्लुक़ रखते हैं। मैं आपको कुछ जो चीज़ें वो आपके सामने लाना चाहता हूँ। राजस्थान का सबसे पहला संगीत माध्यमिक विद्यालय कोटा में ही है। वो झालावाड़ से कोटा में पदस्थापित हुआ था, लेकिन 2 कमरे में ही वो संचालित है। मेरा ऐसा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वरोजगार सृजन का एक बढ़ावा दे रहे हैं। तो कोई हारमोनियम सीख के भजन गा के वो कुछ कमा सकता है। तो इस विद्यालय की ज़मीन दी हुई है यूआईटी ने, लेकिन अभी तक इतने सालों में पूर्ववर्ती सरकारों ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। आप शिक्षा मंत्री हैं यहाँ के, तो आपका इस पर क्या रहेगा सर? देखेंगे, आज आपने हमारा ध्यान मिलाया है, इस पर गंभीरता से विचार करेंगे, सकारात्मक सोचेंगे। ये थे हमारे साथ राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर साहब। इनसे हमने शिक्षा नीति के बारे में भी जानकारी करी और साथ में जो शिक्षा जगत में ये क्या आमूल चूल परिवर्तन लाना चाहते हैं, इस बारे में इन्होंने बखूबी बताया। ये हमारे स्टूडियो में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद।